खबर भारत के लिए शानदार है। भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर और पवन ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के छठे संस्करण की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने साल 2024 में दुनिया के कुल सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन का 15% उत्पादन किया। आपको बता दें कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा का पिछले साल बिजली उत्पादन में 22% का योगदान रहा। इनमें से 8% के साथ जल विद्युत सबसे आगे रहा, जबकि पवन और सौर ऊर्जा ने मिलाकर 10% का योगदान दिया। इसके अलावा आज भी 78% बिजली बनाने में थर्मल पावर अपना दबदबा बनाए हुए है। दूसरी तरफ भारत का संकल्प है कि वो 2070 तक थर्मल पावर को, जो कि कोयले के इस्तेमाल से तैयार होती है, उसकी जगह वैकल्पिक ऊर्जा को केंद्र में लाकर विद्युत उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसी लक्ष्य को लेकर आज का है ये हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। नमस्कार, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में जिन मेहमानों के साथ स्वच्छ ऊर्जा की समीक्षा हम करेंगे, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे मेहमान हैं सुब्रमण्यम पुलिपाका, सीईओ हैं आप नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजय माथुर हैं, आप पूर्व डीजी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पराग शर्मा जुड़ेंगे जूम पर, फाउंडर हैं और सीईओ हैं आप O2 पावर के। तो इस सारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और सबसे पहले हम इस सवाल को स्टूडियो से शुरू करें। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करें। भारत 2014 में 2.6 गीगावाट, 2024 में 175 गीगावाट, 2030 में 500 गीगावाट का लक्ष्य भारत ने ये स्वच्छ ऊर्जा को पैदा करने का रखा है और 2070 तक वो पूरी तरह से नेट शून्य की तरफ जाने का उसका संकल्प है। प्रधानमंत्री के अपने संकल्प से जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका गठन किया गया, उसका मुख्यालय पूरी दुनिया का वो भारत में है। आप उसके एक्स डीजी रहे हैं। तो ये जो संकल्प है, इस संकल्प से सिद्धि होने का जो सफ़र है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से पिछले साल 2024 में जी 4 ऐसे टेंडर हुए, एक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, एक एनटीपीसी का और 2 रेल एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी के, जिनमें कि 24 घंटे सोलर इलेक्ट्रिसिटी मिलने के, यानी कि रात में भी इसके टेंडर हुए। और इन सब में जो टेंडर में प्राइस निकला वो निकला 440 और 498 के बीच में। मजे की बात यह कि जितने पिछले साल में जितने भी कोल के प्रोजेक्ट बने, उन सब को जो प्राइस मिला वो मिला 5 रुपए पर किलोवाट से अधिक। तो वो है 5 रुपए से अधिक। और जो रिन्यूएबल हैं, सोलर प्लस विंड प्लस बैटरी वाले, बिल्कुल उनको 5 रुपए से कम। एक तरह से इकोनॉमिक केस तो बन गया। अब प्रॉब्लम है, अब स्केलिंग के लिए हमारे पास जमीन है कि नहीं, वहां पर लाइन समय पे पहुंच जाएगी कि नहीं, और क्योंकि इस सब में शुरू में आया जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो काफी है, लगभग दुगना है कोल से, तो वो पैसा अवेलेबल होगा कि नहीं। ये 3 बड़े बड़े मुद्दे हैं अप स्केलिंग के लिए। लेकिन हम लोग 500 गीगावाट पहुंच जाएंगे 2030 तक, ये तो हो ही जाएगा। क्या बात है। यहाँ पर पराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, O2 के वो सीईओ हैं। पराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और इस चर्चा को हम इसलिए भी आपके साथ शुरू करना इसे चाहेंगे कि जो आपने जो एग्जीक्यूट किया है सोलर के मामले में, जो एग्जीक्यूशन किया है, उसमें आपके एक्सपीरियंस क्या हैं, उसके स्टोरेज का मामला है और उसके जो तकनीकी पक्ष है, उस सब पर भी आपका नजरिया हम चाहेंगे। तो देखिए, भारतवर्ष में 50% से ज्यादा सोलर पावर प्लांट्स राजस्थान में लगे हैं जी, और अब तक वहां पे इवैक्यूएशन की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी।
बट आज अगर हम कोई नया सोलर प्लांट एनविसेज करेंगे राजस्थान में, तो अगले 5 सालों तक भी वहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो हमारा जो बिडिंग सिस्टम था पूरे कंट्री का, वो लोएस्ट प्राइस पे फोकस था। बिल्कुल। इसलिए हर एक आदमी राजस्थान में जाके सोलर लगाने लगा। अब हमें रियलाइज हो रहा है कि पूरा सिस्टम इतना कंजस्ट हो गया है कि हमें थोड़ा सा और स्टेट्स पे फोकस करना पड़ेगा नेक्स्ट 3-4 सालों में जी। एक तो हमारे यहाँ ये समस्या है कि बहुत ज्यादा ग्रिड कंस्ट्रेन आने लगे हैं जिस एरिया में नॉर्मली सोलर हुआ करता था। दूसरा एग्जीक्यूशन का जो चैलेंज आ रहा है वो लैंड है। इवन राजस्थान में भी लैंड मिलना मुश्किल हो गया है और वहाँ रेट्स काफी हैं और वहाँ चोरी भी काफी होती है। और बाकी स्टेट्स में तो इनफैक्ट ये हमारे यहाँ इंडस्ट्री में आजकल सेइंग है कि राजस्थान को अगर आप छोड़ दें तो 100 मेगावाट का भी अगर आपको कोई सोलर प्लांट लगाना है जिसमें 400 एकड़ लैंड चाहिए होगी, तो वो आपको एक जगह नहीं मिलेगी। आपको कंटिन्यूअस लैंड इतनी बड़ी मिलना ही बंद हो गया है। तो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बट हाँ, ये काफी अच्छा है कि इस सब के बाद भी हम FY25 में 24 गीगावाट ऑफ नया कैपेसिटी सोलर का ऐड कर पाए, और ये नंबर एक साल पहले केवल 15 गीगावाट था। तो इसी तरह से विंड में भी हमारा पहला नंबर 3.2 गीगावाट था FY24 का, और हम 4.2 गीगावाट पे पहुंच गए। तो ये इश्यूज होने के बाद भी इंडस्ट्री काफी एग्रेसिवली काम कर रही है। बट एक करेक्शन है कि हम को अगर 500 गीगावाट तक पहुंचना है तो मिनिमम 50-60 गीगावाट हर एक साल के लगाने हैं। लास्ट ईयर जो लगा वो 30 गीगावाट भी नहीं लगा। बिल्कुल। हम इस चर्चा को थोड़ा सा आपके साथ और शेयर करें इसी सवाल को, तो इससे कई बार ये लगता है कि जो वहाँ ग्राम पंचायत है उसकी LMC की ज़मीन भी कुछ रहती है, उसको इसमें कहीं इनकॉर्पोरेट करने की कोई संभावना आपको लगती है ताकि पंचायत की आमदनी भी बढ़ सकती है उससे? देखिए, ऐसा है कि दोनों की, किसान की भी और पंचायत की भी, दोनों की आमदनी जब बढ़ेगी बिल्कुल तभी ये पार्टनर बन सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लगेंगे। हाँ। तो मैं कहता हूँ ये दोनों नहीं, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी भागीदारी इम्पोर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई सारे किसानों को जोड़ के और पंचायत को जोड़ के बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड, जैसे पराग ने आपसे कहा, बताया कि अगर हमें 400 एकड़ भी चाहिए तो दिक्कत होती है, एक जगह नहीं मिलती। ये काम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। राजस्थान ने सक्सेसफुली किया है, गुजरात ने सक्सेसफुली किया है, कर्नाटका ने सक्सेसफुल किया, लेकिन और सभी राज्यों को ये करना पड़ेगा। हम लोगों ने ये देखा किस प्रकार से विंड एनर्जी ग्रो करी तमिलनाडु में। शुरू में जमीन सारी खरीदी जा रही थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो जमीन खरीदी गई जो कि विंड मिल के नीचे थी और कनेक्टिंग रोड्स। ठीक है। उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट हुआ कि वो लीज पे लेनी शुरू करी, हर महीने कुछ, हर साल कुछ पैसे उसके देने लगे। यानी कि ये मॉडल्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लैंड एक्वायर करो, लेकिन उस लैंड को अगर लीज पे ले लो वो कहीं ज्यादा अच्छा, पर ये बड़े स्केल पे होना पड़ेगा, छोटे स्केल पे नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसमें ये भी देख रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इसमें जो स्टेक होल्डर हैं, मैं देख रहा हूँ कि ना तो इसमें किसान बहुत बड़ी मात्रा में स्टेक होल्डर बन पाए हैं, ना ही पंचायतें इसमें स्टेक होल्डर बन पाई हैं। जो इंडिविजुअली जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं वे इसमें ज़रूर ठीक है आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि वो जो किसान है जिसको पूरा फायदा मिलना चाहिए था वो फिर एक बात जो है छूट जाती है। ऐसा है कि सारा पैसा जो है वो तो लगाया एंटरप्रेन्योर ने। बिल्कुल। जो रिस्क है खास तौर से एंटरप्रेन्योर ने लगाया कि बैंक ने लगाया? अगर बैंक ने भी लगाया तो एंटरप्रेन्योर को दिया लोन ना, ठीक है। अगर उसने नहीं पे करा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक का तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रिपेमेंट रिस्क तो एंटरप्रेन्योर की है। ठीक है। तो ये जरूर हो सकता है कि लीज के अलावा लीज प्लस मॉडल एक करें जिसमें कि हम जिसमें किसान से कहें कि तुम्हें
एक्स शेयर्स भी दिए जाएंगे। उस शेयर का जो डिविडेंड है वो भी मिलेगा। नहीं, मैं डॉक्टर साहब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस डोमेन में, इस मद में जो बिजली परचेज की जा रही है या की जाए फार्मर से या पंचायत से, उस बिजली का पेमेंट सरकारी बिजली विभाग ना रोकें, अगर ये नीतिगत व्यवस्था बन जाए तो फिर वो जो एक खतरा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोग के करीब 80 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। बिल्कुल। उस 80 में से लगभग 76 जो हैं वो लॉस मेकिंग है। हाँ। तो उनमें जो रिपेमेंट है वो देर से ही होता है। बिजली के जो खर्च का पेमेंट होता है वो देर से ही होता है। पीरियोडिकली भारत सरकार वो सारे लोन्स को इकट्ठा करके और उनको अलग एक कर देती है ताकि वो लॉस फ्री हो जाए, पर वो फिर बढ़ जाते हैं। जब तक कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी जो देर पेमेंट की है। इसमें एक ही उपाय है कि अगर आप कुछ शेयर्स फार्मर को भी दे दें तो जब भी पेमेंट हो उनको भी पेमेंट मिलेगा। अब दे विल बिकम एन एडिशनल क्लाउड। वो भी स्टेट गवर्नमेंट और यूटिलिटी से कहेंगे कि तुम टाइम पे पेमेंट करो। या ये है कि उसमें डबल यूटिलिटी भी उसकी हो सकती है कि मान लिया वहां पर पोल के ऊपर जो है सोलर प्लेट है और किसान जो है पोल के नीचे खेती करता रहे और एंटरप्रेन्योर जो है वो जो है देखिए, अगर एक प्लेट लगे उसकी इतनी कम बिजली उसमें से प्रोड्यूस होगी कि इट इज नॉट वर्थ, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर उसके लिए पैसा लगाए, तो वो तो बड़ी ही लगाएगा, बड़े ही कई सारी प्लेट लगाएगा। ठीक है। अब आगे चल के हम लोग, मैं कह रहा हूं कि 100 एकड़ में या 10 एकड़ में मान लिया वो लगा हुआ है तो प्लेट तो लगी हुई है 14 फीट ऊपर, बिल्कुल, लेकिन प्लेट के नीचे का जो पूरा स्पेस है उस स्पेस का उपयोग अगर किसान करता रहे और सौर ऊर्जा जो है वो एंटरप्रेन्योर वो इसमें जो अभी ये हो सकता है कि 4-5 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है, एक तो क्या चीज उसके नीचे होगी, हर चीज तो होती नहीं, गेहूं चावल तो होता नहीं है, बिल्कुल, टमाटर, ये हमारे पूसा वाले साइंटिस्ट आसानी से इस समस्या का समाधान कर लेंगे। देश भर में जगह जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी लगाए गए हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि क्या मॉडल होगा जिससे कि जो स्टेट यूटिलिटी है वो इसको खरीदेगी, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि आप हमें जो लोकल ट्रांसफार्मर है उस पर दीजिए। फिर एक बार से सुब्रमण्यम के पास जाने की कोशिश करते हैं। सुब्रमण्यम, अगर आपका सिग्नल ठीक है तो आप हमें एक बात इसमें और जोड़ने वाली बताइए, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इस बातचीत को लेकर, कि जो अभी डॉक्टर साहब के साथ हम बात कर रहे थे कि जो एरिया है और उस एरिया में जो 14 फीट के पोल खड़े हैं और उसके नीचे की जो लैंड है उस पर अगर फार्मर खेती करता है तो वो वाली बात हो गई। एक, क्या ये संभव है कि किसान जो है वो अपने 20% उस हिस्से में जिसमें वो केवल साग भाजी सब्जी या ऐसी फसलें लगाए जो शैडो लवर हैं, ठीक है, और पूरे गांव के अंदर ये एक एसओपी बना दी जाए कि हर किसान अपने 20% एरिया में, उसके 20% एरिया में सोलर एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि 4-5 मेगावाट या उससे भी ज्यादा एरिया उसके लिए निकल सकता है। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे माथुर साहब ने बताया था, इसको एग्रीवोल्टेक्स कहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्लोगन है अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने, तो एग्रीवोल्टेक्स ही एक सोल्यूशन है जहाँ पे अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सकता है। बिल्कुल। और जमीन का फुल यूटिलाइजेशन भी होगा। अभी दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक बहुत ही अच्छा पायलट लगा हुआ है जहाँ पे उस खेती में हमारा इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ सरसों उगाते थे। सोलर लगने के बाद अभी साल में 4-5 सब्जी और फल भी वो उगाना शुरू कर दिया है। और जो फार्मर का, जो किसान का जो इनकम है वो भी बढ़ रहा है और ग्रिड का स्टेबिलिटी भी हो रहा है। और दूसरा, अगर हम इश्यू, ये कहाँ पर लगा है, ये कहाँ पर लगा है, आप बता सकेंगे? दिल्ली के पास ये लोकेशन? ये नजफगढ़ के जिला में ईसापुर के विलेज में है। ये हमारा दिल्ली का आखिरी गांव है। ठीक है, मैं जानता हूं। ठीक है जी, इस चर्चा को, हाँ, इस चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और राहुल के साथ भी, पराग के साथ भी इस चर्चा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक, पराग, हमने ये देखा कि कुछ युवाओं ने
ये कोशिश की कि वो खुद किसान भी थे और वो अपने आप से सेल्फ इनिशिएटिव लेकर के अपने खेत पर वो 1 मेगावाट का इस्टेब्लिशमेंट करें। लेकिन उन्हें जब रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने जो है किसी कंपनी को बीच में लिया और कंपनी ने एक एक किसान से करीब 50-50 लाख रुपया लिया और वो खाकर सबसे पैसा लेकर उसके बाद भाग गई। ठीक है, तो ये जो छल कपट है इससे भी कुछ, इससे ट्रांसपेरेंसी लाने की कैसे ये संभव है, इसमें कैसे अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, कैसे ये सरलता से ये एग्जीक्यूशन में जा सकता है कि एक किसान जो है जैसे हम अपना टिकट ले लेते हैं या कोई भी एक आसान काम कर ले रहे हैं, डिजिटली अपना पेमेंट कर ले रहे हैं, वैसे ही उस दिशा में कुछ अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। देखिए, पहली बात तो लैंड ऑब्वियसली बहुत बड़ा इशू है, लेकिन एक डेटा आपको दूंगा मैं कि इंडिया में 16.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड है और 2030 का जो हमारा टारगेट है सोलर और विंड का मिला के 500 गीगावाट, उसको मीट करने के लिए केवल 0.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वेस्ट लैंड एप्रोप्रिएट नहीं है या उसकी कोई कमी है। कमी यह है कि राइट स्कीम आ जाए। एक टाइम था जब कर्नाटका ने एक पावागढ़ा सोलर पार्क लगाया, उसमें उन्होंने रेट फिक्स कर दिया कि मैं इस लीज रेंटल पे जो भी फार्मर इंटरेस्टेड है मैं उसको दूंगा और बहुत अच्छा बना हुआ। इसी तरह से मध्य प्रदेश ने 2 राउंड्स ऑफ रेवा सोलर प्लांट लगा दिए। तो ये अगर स्टेट नोडल एजेंसीज पूरा सपोर्ट करें और वो लैंड एग्रीगेशन करके और फिर उसमें बिड्स कॉल करें तो दोनों के लिए विन विन है। इन्वेस्टर को भी लैंड एग्रीगेटेड मिल रही है और बहुत सिस्टमैटिक वे में टैरिफ भी कम हो रहा है। तो जो ये आप बोल रहे हैं कि कुछ बिड्स में किसी के साथ धोखा हुआ, वो बिड की स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ वहां पे बीजी नहीं रखवाई गई या ढंग से सोचा नहीं गया बिड लाने से पहले। बट बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में लैंड है, इतनी अच्छा नेटवर्क है स्टेट नोडल एजेंसीज का। अगर सबको यूज करके बिड ढंग से लेकर आए जाए तो अब आप खावड़ा को देख लीजिए, एक जगह पे 30 गीगावाट हो रहा है। अगर ये खावड़ा जैसे 2-4 और बड़े बड़े सोलर पार्क लग जाएं तो 500 गीगावाट तो कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में, ये अगर ढंग से हो जाए, ढंग से बिडिंग हो जाए और तो बहुत आसानी से ये सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं। पराग, हम दो एकड़ किसान के लिए एक बार अगर हम बात करें और हम ये करें कि 2 एकड़ का किसान अपने खेत पर 1 मेगावाट का प्लांट लगाने जा रहा है, तो उसको कहां से इसके लिए शुरुआत करनी चाहिए और कहां जाकर ये अपने एक लॉजिकल एंड पर ये खत्म हो जाती है? प्रोसेस को एक सरल भाषा में देश के जो युवा किसान हैं अगर उनको समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसी एरियाज को टारगेट करें जहां पे जो उसको लीज रेंटल मिलेगा किसान को, और जितना सोलर के टैरिफ के कॉरस्पॉन्डिंग किसी किसान को लीज रेंटल मिल सकता है वो ज्यादा हो जो उसको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिल रहा है। सो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हरियाली जगह पे आप सोलर प्लांट लगाइए। इतने सारे वेस्ट लैंड है या जहां पे बहुत मेरा अच्छा सवाल आपसे produce लीज रेंटल की बात नहीं थी, मेरा सवाल आपसे था कि किसान जो है उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया और उसने 1 मेगावाट खुद से अगर इस्टेब्लिश किया तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कागजी प्रोसेस क्या होगा, उसको एक बार अगर आप बता सकें। तो देखिए, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुसुम स्कीम निकाली है जो छोटे एरिया में आप किसान जैसे कोई भी थोड़ा सा किसान जो इतना इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकता है वो 5-5 मेगावाट के 6-6 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स में बिड करके पार्टिसिपेट करे। बट मेरा मानना ये है कि हम ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी चीप भी चाहिए हमें, तो हम बहुत ही कॉस्टली लैंड पे ये समझ के कि ये तो किसान को हम जॉब दे रहे हैं या उसका फायदा कर रहे हैं उस पर फोकस ना रखें, एक बैलेंस बनाएं। इतनी सारी जब ये राजस्थान जैसी, लद्दाख जैसी लैंड इंडिया में है तो उनको ज्यादा यूज करें रेदर देन जो उपजाऊ जमीन है उस पर सोलर प्लांट लगाएं। बिल्कुल।
उनका कहना ये था कि सोलर जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर सोलर प्लांट लगाने के बजाय जहाँ पर अभी फर्टाइल लैंड नहीं है वहाँ पर उसका उपयोग ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो भी पीछे हमारे दर्शक देख रहे हैं साथ साथ कि अभी सोलर प्लेट को बिल्कुल ज़मीन पर नीचे ही लिटा दिया गया है करीब करीब। लेकिन जब आप इसके मॉडल इस तरह के यूरोप में तो बहुत अच्छे बन गए हैं कि वो ऑटोमेटिक जो हैं सूर्य मतलब इस तरह से उनकी मूवमेंट भी वो कर लेते हैं कि खेत को भी रोशनी मिलती रहे और प्लेट को भी रोशनी मिलती रहे, और इस तरह से खेती बहुत आराम से और आसानी से करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल हुए हैं। मेरा ये कहना था कि जो एक सवाल हमने पहले भी आपके साथ थोड़ा सा उसमें कि हर किसान अगर ठीक है पूरा नहीं कर रहा है तो एक तो वो 14 फीट ऊपर चला गया है, दूसरा हमारा कहना है कि वो पूरे खेत पर नहीं तो कम से कम ऐसे 20% लैंड पर वो अगर किसानों को अलग अलग इस तरह से दिया जाए तो कई मेगावाट एक गांव जो है उस वहाँ प्रोड्यूस हो सकता है। वो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्या कौन कौन सी फसल हाँ प्लेट के नीचे हो सकती है, यानी शैडो में हो सकती है। ठीक है, ये अभी तक तो जो हमें पता है वो ये है कि टमाटर, मिर्च, सब्जी इस तरह की हो सकती है। इसका ये मतलब है कि जो शहर के पास वाली जगह हैं जहाँ किसी कि आप मिर्च और टमाटर शहर को ले जा सकें, वही मार्केट है उसका, तो वो तो ठीक बैठता है। लेकिन अगर दूर दराज में हो तो दिक्कत होती है क्योंकि फिर मार्केटिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसका ये मतलब है कि अभी हम लोगों को ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि सोलर पैनल किस प्रकार से लगाएं। अगर वर्टिकल लगा सके तो सबसे अच्छा है, एक ट्रैक्टर के डिस्टेंस पे लगा दें, बीच में ट्रैक्टर भी निकल जाए और सोलर भी प्रोड्यूस होता रहे। बिल्कुल, लेकिन ये आगे की बात है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि किस प्रकार से, देखिए ये सब लगाने में पैसे की आवश्यकता होती है। किसान के पास ना तो इतना पैसा होता है ना उसको इतना लोन मिल पाएगा, तो इसका ये मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी चाहिए। आज मुझे सुबह ही मैं जब इसकी जानकारी ले रहा था तो एक लड़के ने कहा कि मैंने इसे प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने में सबसे पहले अपना जो नज़दीकी बिजली घर है वहाँ गया, वहाँ से चीज़ें लखनऊ जाती हैं, लखनऊ से चीज़ें फिर वहाँ उसने कहा कि 1.5 लाख रुपए का एक डीडी जमा होता है, 29-29 हज़ार के 2 डीडी जमा होते हैं, रिफंडेबल भी होता है 1.5 लाख रुपए वाला, उसमें से अजमेर का भी उसने कुछ जिक्र किया इसमें। ये कुल मिलाकर उसने एक प्रोसेस बताया। लेकिन उसने कहा कि ये जो कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए का काम था, इसमें एक बीच में जब एक एजेंसी आई तो उसने हमसे 50 लाख रुपया ठग लिया। केवल 50 लाख मेरे से ही नहीं ठग लिया, ऐसा 50-50 लाख उसने पास के 10 किसानों से ठग लिया। ठीक है, तो हम हैं तो सब लोग ही, और आजकल सबके पास कंप्यूटर है, नेट है, फ़ोन है, जानकारियां हैं, सब एक्सेस है, तो कर वो भी सकता है। किसान का लड़का भी पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। तो चीज़ों को अगर थोड़ा सा उसे एक्सेस दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी आए उसमें, तो मुझे लगता है कि वो लोग कर सकते हैं। ऐसा है कि इसी से सीख पाके हाँ, जो इसके बाद सूर्य घर योजना हुई उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया गया, बिल्कुल, जिसमें कि आप किस किस से बात करिए और उनसे कितना पैसा वो लगाएंगे और कितना पैसा आप लगाएंगे। हाँ, ये बड़ा क्लैरिटी में ये काम जो हर घर ने किया वही आदमी जो है अपने खेत पर भी उसी काम को कर सकता है। तो यानी कि हम लोगों को कुसुम स्कीम को डिजिटली जल्दी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। इतना ट्रांसपेरेंट और ट्रांसफॉर्म करना जितना हमने सूर्य घर को किया, करेक्ट, वो उतना कुसुम योजना में भी हो सकता है। देखिए, कुसुम योजना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि बैंक्स जो हैं वो किसान को आसानी से लोन नहीं देती, आसानी से नहीं देती। लोन तो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के ऊपर होना है। हाँ, पावर परचेज एग्रीमेंट मिलने में ही दिक्कत होती है। एग्री। तो इसलिए जो वहाँ पर चल रही है स्कीम वो चल रही है जिसमें कि जो सबसे पास का बिजली घर है, जो रूरल सब स्टेशन है, बिल्कुल, वहाँ पर आपके पास अगर ज़मीन हो तो उसमें सोलर लगा दिया। उसमें जो बिजली मिल रही है, जैसे महाराष्ट्र में वो 3 रुपए पर किलोवाट आवर में मिल रही है दिन में। अब लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल भी है डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि 2018 में जो सोलर के रेट थे वो परचेजिंग प्राइस वो कुछ और थे, और वो धीरे धीरे लगातार कम होते जा रहे हैं। तो पता चला कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो मुनाफा है उसमें बीच में
वो कंपनियों को भी कम होना शुरू हो सकता है और किसान को, वो तो सबके ऊपर एक ही जैसी बात लागू होती है। तो अगर हमें सूर्य ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को अगर हमें प्रमोट करना है तो तब जो है एक संतुलन जो है प्राइस में भी बनाकर रखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि संतुलन की जहाँ तक बात है वो है अल्टीमेटली आप और मैं जो शहरी कंज्यूमर हैं, बिल्कुल, हम लोगों को भी ये चाहिए कि जो बिजली का रेट है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, हाँ, लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी मिले, हाँ, इतना उसको भी कि मिले। करेक्ट। तो ये संतुलन जो है, जो स्टेट में रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उनका काम है करना। वो हर राज्य में ये संतुलन बना रही है। मुझे उस लड़के ने ये बताया कि अगर वो इससे काम कर रहा था, इस प्राइस पर भी काम कर, जो आज का प्राइस है, तो 2 लाख रुपया उसे हर महीने 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने से बैंक की किस्त चुकाने के बाद भी मिलता रह सकता है। हाँ। ये अगर उसे 1 लाख भी मिलता रहे या गांव में बैठा है और 50,000 रुपया भी महीने में बैठा रहे, तो वो अपना गांव शायद नहीं छोड़ेगा। इस लेवल अभी 4 गुना भी वो नीचे डाउन आने के लिए तैयार है, लेकिन ये खर्चा शायद कंपनियां नहीं उठा पाएंगी। इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि किस प्रकार से आप एक किसान होते हुए वो उस पूंजी का इंतजाम कर सकें, ये और जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो डेवलप कर पाए। बिल्कुल। और इसमें जो बैंक की किस्त है और हाँ, उसमें जो चीजें हैं वो भी एक दिक्कत आपने बताई है। यहाँ पर समय हो चला है। पराग, हम चाहेंगे कि ये जो चर्चा यहाँ पर हुई है, डॉक्टर साहब के साथ भी हुई है, आपका आखिरी कमेंट इस सारे विषय पर क्या है? जी पराग। देखिए, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सबका फोकस कंट्री लेवल पे बहुत ही ज्यादा टैरिफ बेस्ड है कि सस्ते से सस्ती बिजली मिल जाए, जबकि फोकस होना चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी कैसे हो। और एनर्जी सिक्योरिटी में हमें और चीजें भी प्रमोट करनी पड़ेंगी। हमें फ्लोटिंग सोलर प्रमोट करना पड़ेगा जिसमें लैंड की इशू नहीं आएगा। हमें ऑफशोर विंड प्रमोट करना पड़ेगा। तो हमें आगे के जो 10 सालों में कैसे ये रिन्यूएबल्स की ग्रोथ कंटिन्यू रहे, उसके लिए भी विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सुब्रमण्यम, हम चाहेंगे कि आप भी आखिर में अपना एक कमेंट जरूर दें इस पर। जो भी भारत ने 100 गीगावाट का माइलस्टोन अचीव किया था, भारत जिस टाइम फ्रेम पे ये अचीव किया था, उस टाइम फ्रेम पे शायद एक या 2 ही, बट जितना टाइम हमको 100 गीगावाट अचीव करने में लगा है, आने वाले 100 गीगावाट हम पिछले 2-2.5 साल में अचीव करेंगे। और अगले 5 साल में हम उतना क्लीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन करेंगे जितना हमने हमारा इंडिपेंडेंस के बाद पहले 60 साल में टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नहीं किया हो। और दूसरी बात यह है कि बिजली का उत्पादन से उसके साथ साथ जो सोलर मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरिंग का भी भारत अभी एक ग्लोबल हब बन रहा है। अभी ऑलरेडी पूरा दुनिया में हम भारत दूसरा ही देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। उसके अपस्ट्रीम में सेल, इंगट, वेफर, पॉलीसिलिकॉन भी आ रहा है। और ये इंडिया को एज ए सुपर पावर और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का भी बनने का बहुत ही जल्द ही हम बन जाएंगे। ये मेरा 100% बिलीफ है। और आखिरी जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जो है, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और जो भी स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है, ये आने वाले समय में और भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके वजह से भारत अपना 2030 का 500 गीगावाट का कैपेसिटी टारगेट जो है, लक्ष्य जो है बहुत जल्दी से पूरा कर लेगा, उससे भी पहले पूरा कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुब्रमण्यम। पराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइट में हिस्सा लेने के लिए। और हम सूर्य को इसीलिए नमन नहीं करते रहे होंगे हमारे बड़े, ओम सूर्याय नमः, मित्राय नमः, और ऐसे 13 मंत्र हैं जो सूर्य पर ही कहे गए। भारत में लगातार 365 दिन में से 300 दिन सूरज दिखता है, धूप निकलती है, और ये जो प्रकाश है, ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अगर आप संग्रहण करते हैं, इसको अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, इसे आप अपने घरों तक भी ले जा सकते हैं। इसे आप अपने पंखे, अपनी पूरी जो सौर ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। और ये प्रकाश जो है, तरक्की का जो प्रकाश है, इसको आप लगातार फैला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल इनसाइट में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।